हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। और सबसे पहले तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो 2025 शुरू हो चुका है। मे बी आपने अपने रेजोल्यूशन ले लिए हैं। क्या करोगे आप इस साल? मेन चीज़ ये नहीं होती कि आपने रेजोल्यूशन लिए हैं, मेन चीज़ है कि आपने अचीव कितने करने हैं। ठीक है। और जब भी अपने रेजोल्यूशन लोगे आप, तो ऐसे नहीं बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा बना दिया, बहुत ही 24 घंटे और बना दिया आपने 48 आवर्स के हिसाब से अपना रेजोल्यूशन चार्ट, टाइम टेबल। वैसा नहीं करना है। बनाना है अपना रेजोल्यूशन टेबल, पर बनाना है बिल्कुल प्रेगमेटिक, यानी कि बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको पीडीएफ्स क्वेश्चंस आते रहते हैं। थोड़ा सीरियस हो जाओ, जो भी इस साल एग्ज़ाम दे रहा है थोड़ा और सीरियस हो जाओ अपने एग्ज़ाम को लेके, बिकॉज अब टाइम अपने पास बहुत कम है। यूपीएससी का एग्ज़ाम तो आपका 2025 का मई मंथ के बिल्कुल एंड में है, और बाकी स्टेट एग्ज़ाम्स की तो आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो यूपीएससी का हमें पता होता है कि कौन से मंथ में है। ठीक है। चलो बिना देरी के न्यू ईयर का फ़ायदा उठाते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हम तो खैर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमें थोड़ा पुराने एरा में ही रहना है अभी। ठीक है जी। तो चलिए चलते हैं 1793 में। लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा था तो हमने पढ़ा था वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट। 3 सेटलमेंट्स थी। परमानेंट सेटलमेंट चेन अब आपको आई थिंक याद है, ब्रिटिशर्स हैं, ज़मींदार और मनी लैंडर्स हैं, और लास्ट में पीजेंट्स हैं। ब्रिटिशर्स ज़मींदार को बोल रहे हैं कि पैसा कलेक्ट करो, किससे? पीजेंट से। तो यहाँ पे एक चेन बन रखी है। दूसरा सिस्टम था रैयतवाड़ी और तीसरा था महलवाड़ी। आज हम एक एक को डिटेल में देखेंगे। तो 1793 में आया था परमानेंट सेटलमेंट। कौन लेके आया था इस सिस्टम को? तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे जो उस टाइम पे, दैट इज़ लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। गवर्नर जनरल की सीट पे कौन बैठे हुए हैं इस टाइम पे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इनके साथ असिस्ट कौन कर रहे हैं? जॉन शोरे। ये रेवेन्यू सिस्टम को परमानेंट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि एक ही रेवेन्यू सिस्टम रहेगा। ज़मींदारों को ब्रिटिशर्स बता दिया करते थे कि इतना पैसा आपने कलेक्ट करके लाना है हमारे पास। तो अब ये ज़मींदार की ड्यूटी रहती थी कि उसको कितना लेना है फ्रॉम द पीजेंट। बस जितना डिमांडेड अमाउंट था वो किसको देना होता था? वो ब्रिटिशर्स को देना होता था। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू रेट्स थे उनको फिक्स कर दिया गया। और किन एरियाज़ में करा था? तो लास्ट लेक्चर याद करो, ये देखो मैंने आपको मैप दिखाया था जहाँ पे भी ये सर्कल बना हुआ था, जैसे बिहार का हिस्सा, बंगाल का हिस्सा, उड़ीसा आ गया, और नॉर्थ कर्नाटका भी कुछ ऐसा हिस्सा था जहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट्स आ चुकी थी। बाकी लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल हैं इस टाइम पे जब हम इनकी बातचीत कर रहे हैं। दूसरा जो सिस्टम था वो था रैयतवाड़ी सिस्टम। अब रैयतवाड़ी सिस्टम आया 1820 में। रैयत का मतलब होता है पीजेंट्स की बात हो रही है। पीजेंट को ही क्या बोल रहे हैं? रैयत बोल रहे हैं हम। यहाँ पे अब दो लोग हैं, ब्रिटिशर्स हैं और पीजेंट हैं। कहीं ना कहीं ज़मींदार का कोई रोल नहीं बचा है। तो एक तरह का नया लैंडलॉर्डिज्म आपको इमर्ज करता हुआ दिखेगा। अब ज़मींदारों ने भी तो कुछ ना कुछ करना था, तो एक नया लैंडलॉर्डिज्म यहाँ पे हमें दिखता है। ये किसने इंट्रोड्यूस किया है रैयतवाड़ी सिस्टम? ये किया थॉमस मुनरो, और उनको असिस्ट किया अलेक्जेंडर रीड ने। तो थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, इन दोनों ने इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ रैयतवाड़ी सिस्टम। जो रैयत्स थे इनको बोला जाता था कि जो पीजेंट्स हैं, ब्रिटिशर बोल रहे हैं अब पीजेंट्स को कि आप ही क्या हो, ऑनर हो लैंड के। यहाँ पे अब देखो एक अजीब सी चीज़ हो रखी है ब्रिटिश काल के, जब इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे हैं, कि उनकी सहमति से चीज़ें होंगी। जैसे अब रैयत हैं, पहले से ज़मीन के ऑनर कौन है? रैयत हैं। पर यहाँ पे अब ब्रिटिशर बोल रहे हैं कि हम आपको एज अ ऑनर ऑफ लैंड रिकोगनाइज करेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बाकी ज़मींदार और मिडल मैन जो थे देवर एबॉलिश्ड। तो ज़मींदार और मिडल मैन जो है उनको अबॉलिश कर दिया गया है। मैंने बता दिया था आपको ये पहले ही, कोई रोल नहीं बचेगा। लैंड रेवेन्यू कौन कलेक्ट कर रहा है? डायरेक्टली ब्रिटिशर कर रहे हैं। किससे? फ्रॉम द पीजेंट। तो हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली थी, अब आपको इजी लगेगी। कौन कौन से हिस्सों पे? तो कल हमने मैप पे भी देखा था, बॉम्बे, मद्रास, इन रीजन्स में आपको और भी एरियाज़ थे। कौन कौन से थे? तो यहाँ पे हमने मेनली 3 पढ़े थे। एक असम वाला एरिया भी था, ये देखो असम वाला एरिया भी था। यहाँ पे चल रहा है रैयतवाड़ी सिस्टम, जहाँ पे ब्रिटिशर डायरेक्टली रेवेन्यू किससे कलेक्ट करेंगे? फ्रॉम द पीजेंट। ज़मींदार का कोई रोल नहीं बचा है। 1833 में एक और मेथड इंट्रोड्यूस कर दिया गया, दैट इज़ द महलवाड़ी सिस्टम। अब महलवाड़ी सिस्टम में भी कौन है? एक ब्रिटिश है और दूसरे पीजेंट हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ है, दैट इज़ ऑटोनॉमी। मतलब जो पीजेंट्स हैं उनका ही रूल एंड रेगुलेशन चलेगा, बस रेवेन्यू कलेक्ट कौन कर रहा है? ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। किसने इंट्रोड्यूस किया इस मेथड को? तो हॉल्ट मैकिन्जे और रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड ने। हॉल्ट मैकिन्जे, रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड ने किया। ये मेथड कब इंट्रोड्यूस हुआ है? तो दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड
इन ईयर 1833। कौन कौन से एरियाज़ में हुआ है, तो पंजाब, गंगेटिक प्लेन, सेंट्रल इंडिया के कुछ हिस्से यानी कि मध्य प्रदेश वगैरह, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन हिस्सों के अंदर अभी के हिसाब से मैप यहाँ पे ड्रॉन है, क्योंकि 1847 के बाद हमारा ऐसा मैप बन जाता है, पर उस टाइम के हिसाब से देखोगे तो कुछ आप ऐसे बनाते थे, राइट। तो यहाँ पे आ चुका है आपका इन सारे क्षेत्रों में, दैट इज़ द महलवाड़ी सेटलमेंट। महल या एस्टेट भी जिसको बोलते हैं, तो दैट वाज द यूनिट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। उस पर्टिकुलर विलेज से अभी भी कलेक्ट किया जा रहा है, डायरेक्टली पीजेंट से नहीं किया जा रहा है, इन शॉर्ट विलेजर से किया जा रहा है इकट्ठे। और जो इंडिविजुअल फार्मर्स होते थे उनको अपना टैक्स देना पड़ता था लैंडलॉर्ड्स को, और लैंडलॉर्ड के लिए एक नई टर्म यूज़ हो चुकी है, दैट इज़ लंबरदार। मतलब सारे विलेज का एक ही जगह पे डिपॉजिट होगा, एक एक पीजेंट से नहीं लाया जाएगा, इकट्ठा ही लेके आएंगे और एक लैंडलॉर्ड के पास पकड़ा देंगे। तो हुआ ना नए लैंडलॉर्डिज्म का डेवलपमेंट। पहले की तरह ट्रेडिशनल मेथड में जैसे हो रहा था वैसे थोड़ी हो रहा, अब चेंज हो गया है सिस्टम, ठीक है। तो ये 3 सेटलमेंट्स थी, दे आर हाईली इंपॉर्टेंट। जब भी आप सोशियोलॉजी अगर ऑप्शनल लेते हो उसमें भी आपको ये पढ़नी पड़ती है, इवन इन केस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रोपोलॉजी में भी आपको ये सेटलमेंट्स पढ़नी पड़ती हैं। डू रिमेंबर दीज पॉइंट्स। अब देखेंगे कि एग्रीकल्चर के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आ रहा है गरीबी आ रही है पीजेंट्स की, पॉवर्टी आ रही है, पुअरनेस आ रही है, किसकी, पीजेंट्स को, फार्मर्स को। पहले जो था, पहले का जो सिस्टम था ब्रिटिशर्स का, उसमें वो क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू इस तरह से कलेक्ट कर रहे हैं हार्श तरीके से फ्रॉम द पीजेंट कि उनकी एक्सप्लॉयटेशन ही हो जा रही है। बाद में हम देख रहे हैं परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम लेके आ रहे हैं, परमानेंट सेटलमेंट के हमने तहत देखा, जिसके तहत क्या हो रहा है, जो पीजेंट्स का स्टेटस है, ओनरशिप, तब जाके उनको बोला जाएगा कि आप ही इस ज़मीन के जो हैं वो मालिक हो जब ब्रिटिशर्स बोलेंगे, ठीक है। तो उनके जो कस्टमरी राइट्स थे, कस्टमरी राइट्स क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी ने अपने कुछ राइट्स बनाए होते हैं। आज के टाइम पे अगर देखोगे तो ट्राइबल पीपल होते हैं कि कुछ हिस्सा हम अपने देवी देवता को चढ़ा देंगे, कुछ हिस्सा हम जानवरों को देंगे, कुछ हिस्सा हम अपने रिश्तेदारों को देंगे। तो कस्टमरी राइट्स हुआ करते थे, तो ये तो पूरे ख़त्म कर दिए गए हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब रेवेन्यू देना है तो ये क्या कर रहे हैं, उधारी ले रहे हैं। किससे लेंगे उधारी, जो मनी लेंडर हैं या ज़मींदार हैं, ठीक है। तो ये डेट ट्रैप में आ जा रहे हैं पीजेंट्स, उनके पास कुछ बच ही नहीं रहा, इतने इंटरेस्ट रेट पे लोन दिए जा रहे हैं फ्रॉम द ज़मींदार और मनी लेंडर्स कि वो उस साइकिल में फंस ही चुके हैं, वापस कर ही नहीं पा रहे हैं जो उधार लिया है पैसा। और जो एग्रीकल्चर है वो इतना ओवर क्राउडेड हो रखा है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ख़त्म ही होगी। याद करो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला पॉइंट, जो लोकल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्रीज जिनको हम बोल रहे हैं, कॉटेज इंडस्ट्री आर्टिकल 40 भी आप पढ़ते हो डीपीएसपीस का, तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, ये इंडस्ट्री तो बिल्कुल ही ख़त्म होगी। और इंडस्ट्रीज़ किसकी लग रही हैं अब, जो चीज़ें ब्रिटिशर्स को चाहिए। तो क्राफ्ट्समैन हैं, आर्टिशंस हैं, इन सब की इंडस्ट्रीज़ तो बंद हो चुकी हैं, एम्प्लॉयमेंट का कोई ज़रिया नहीं बचा है। तो अब इनके पास जब जॉब नहीं बची तो ये कहाँ जाएंगे, एग्रीकल्चर में जाएंगे। तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो रखा है, उतना रेवेन्यू उससे जनरेट हो ही नहीं पा रहा है। जहाँ पे पहले 2 फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं, मान लो 10 में से अगर 2 फैमिलीज़ इन्वॉल्व थी एग्रीकल्चर में, अब आपको 10 में से 8 फैमिलीज़ इन्वॉल्व मिलेंगी, क्योंकि कुछ तो ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो पूरी तरह से ओवर क्राउडेड हो चुका है। उसके अलावा दूसरा इम्पैक्ट देखेंगे तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ऐसा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं जिनसे फ़ायदा हो, जिनको ट्रेड किया जा सके, जिनको एक्सपोर्ट किया जा सके और जो कंपनी है उसको और फ़ायदा हो सके। तो जो भी चीज़ें हैं अपनी ही कंजप्शन के लिए प्रोसेसिंग करी जा रही है ब्रिटेन के अंदर, और उन्हीं चीज़ों को इंडिया के अंदर लाके बेच दे रहे हैं जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लोगों के ऊपर क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि उनको और ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए। लालच जब बीच में आ चुका है तो उनको लोगों से अब मतलब नहीं बचा हुआ है। तो जितनी भी ये ब्रिटिश कॉलोनीज़ बनी हुई हैं इंडिया के अंदर, सभी लोगों के ऊपर प्रेशर लगाया जा रहा है कि और रॉ मटेरियल निकालो, और रॉ मटेरियल निकालो। जैसे एक लोकेशन आपने असम के अंदर सुनी होगी, डिग बॉय, यहाँ पे ऑयल के रिजर्व्स थे अपने पास। तो डिग बॉय क्यों पड़ा इस जगह का नाम, क्योंकि ये जो अंग्रेज़ हुआ करते थे, दे यूज्ड टू कॉल जो भी लड़के वहाँ पे काम करते डिग बॉय, डिग बॉय, डिग बॉय लाइक दिस, ठीक है, जो प्रोनाउंसिएशन आती है, और नाम पड़ गया जगह का डिग बॉय। तो जितना भी रॉ मटेरियल है निकाला जा रहा है, जिस वजह से जो पीजेंट्स हैं उनको कंपेल किया जा रहा है कि जो कमर्शियल क्रॉप्स, चाहे वो जूट है, सिल्क है, कॉटन है, इंडिगो है, वो ग्रो करने ही पड़ रहे हैं, अदरवाइज़ उनको उनकी ज़मीन से ही बाहर निकाल दिया जा रहा है। तो कमर्शियलाइजेशन की वजह से हम देख रहे हैं जो पीजेंट्स हैं उनकी इम्पावरिशमेंट हो रही है, पॉवर्टी आ रही है। उसके अलावा 1850 के बाद हम देख रहे हैं रेलवे बन जा रही है। अब रेलवे बोलने को तो ठीक है, कनेक्टिविटी आ गई, पर ये इंटरेस्ट अगर देखोगे तो अगेन किसका है, इंपीरियल इंटरेस्ट है, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हीं का इंटरेस्ट है।
अब जब कनेक्टिविटी इंक्रीज़ हुई तो अब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना इजी हो गया। तो अब आप देखोगे प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन आने लगी इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी, क्योंकि यूरोप तो अपनी कॉलोनीज बना ही रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। एंड इंडियन एग्रीकल्चरल जो इकोनॉमी थी वो और ज़्यादा वल्नरेबल होगी, क्योंकि अभी आप देख रहे हो सिल्क के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कॉटन के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडिगो, जूट, ये कुछ कमर्शियलाइज्ड प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा हमने। वीट, गेहूँ, राइस, इन सब के कॉन्सेप्ट तो आ ही नहीं रहे हैं। तो जब खाने की चीज़ें प्रेजेंट नहीं होगी तो भूखमरी तो आएगी ही। और जो एग्रेरियन लोग हैं, यानी कि जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, वो तो रिवोल्ट करेंगे, राइट्स करेंगे ही, ठीक है। तो नए तरह का न्यू लैंडलॉर्डिज्म अभी देखा ना हमने महलवाड़ी सिस्टम में, कि एक ही हेड को जाके सारे टैक्स डिपॉजिट करवा देंगे, फिर वो ब्रिटिशर को पकड़ा देगा। ऑल तो विलेज की ऑटोनमी है, ठीक है, वो जो लैंडलॉर्ड है यहाँ पे उसको भी पैसा देना पड़ रहा है। तो एक नए तरह का लैंडलॉर्डिज्म आ गया, और जो पुराने तरीके का ज़मींदार थे उनको यहाँ से रुइन कर दिया गया। तो जो हाफ ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी थी बंगाल की, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया फ्रॉम ओल्ड ज़मींदार। अब उनका कोई नहीं है, कोई वैसी मोनोपोली नहीं चल रही है, और एक नए टाइप के मर्केंट्स यहाँ पे आपको इवॉल्व होते हुए दिखेंगे बाय द ईयर 1850। और इंटरमीडिएटरीज अब आने वाले हैं, क्योंकि ज़मींदारों को भी तो अपनी पोजीशन मेंटेन करनी है। तो अब इमरजेंस आने वाला है मिडल मैन, क्योंकि हमने महलवाड़ी में देखा कि डायरेक्टली भी क्या है, जो विलेजर्स का हेड होगा वो पैसा देगा, पर मल्टीपल ज़मींदार नहीं है एक जगह पे। डायरेक्टली ऑल दो ब्रिटिश और पीजेंट्स ही हैं, पीजेंट ही वो एक बना दिया जाएगा हेड कि आप ले आना पैसे हमारे पास। पर यहाँ पे अब मिडल मैन का जो कॉन्सेप्ट है वो दोबारा से इमर्ज कर जाएगा। जो फार्मर्स हैं कमर्शियल फार्मिंग के लिए जो भी उनको पैसा चाहिए यहाँ पे उधार लेंगे, किससे लेंगे, तो वो जो हेड होगा उसके पास कुछ ना लमसम करप्शन थोड़ी बहुत वो कर लेगा, पैसे एक्स्ट्रा बचते ही जाएंगे। तो यहाँ पे पीजेंट्स आएंगे कि हमें उधारी दे दो, ठीक है। तो ये जो फार्मर्स हैं इनकी ओवर रिलायंस होने वाली है, और रिलायंस मतलब डिपेंडेंसी होने वाली है, और अपनी प्रोडक्ट्स को ये जाके बेचेंगे मंडीज़ में। अब देखो मंडीज़ का आ गया ना कॉन्सेप्ट, आज भी आप अब सब्जी मंडी वगैरह जाते हो तो देयर इज़ अ रोल ऑफ मिडल मैन। तो ये मिडल मैन कहाँ से 1815 से चलता आ रहा है, तो यहाँ से मिडल मैन का कॉन्सेप्ट आ गया। अब देखोगे आप कि जो जितने भी ये पावरफुल क्लास बन रही है अब लैंडलॉर्ड्स की, लैंडलॉर्ड यहाँ पे कौन है, मिडल मैन की हम बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लॉयल दिखेंगे आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ। अपना भी फ़ायदा, ब्रिटिशर्स का भी फ़ायदा, ठीक है, बाबू लोगों का भी फ़ायदा। एज अ रिज़ल्ट ये फ्रीडम मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करते हुए आपको नहीं दिखेंगे। जब हमने रिवोल्ट्स पढ़े, हमने तो पढ़ लिया ना 1948 तक रिवोल्ट हुए हैं, इवन इंडिपेंडेंस के बाद 1 साल बाद भी हमने देखा रिवोल्ट हुआ। कितने सारे रिवोल्ट पड़े, तेलंगाना रिवोल्ट, इंडिगो रिवोल्ट, पबना रिवोल्ट, पर कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि ज़मींदार तो हैं ही नहीं। या तो रिवोल्ट ज़मींदारों के अगेंस्ट है या तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है। तो ज़मींदारों ने कोई रिवोल्ट में पार्टिसिपेशन नहीं किया, क्योंकि इनकी ब्रिटिशर्स के साथ अच्छी बन रखी है, और जब अच्छी बन रखी है, पैसा खूब आ रहा है, इनकी फैमिली फ्लरिश कर रही है, तो इनको ज़रूरत ही नहीं थी किसी रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेशन करने की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं थ्रू आउट इंडिया। उसके बाद जो एग्रीकल्चर है हमारा वो डिटेरियोरेट कर रहा है, क्योंकि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ऐसी प्रोडक्ट्स जिसकी कमर्शियलाइजेशन हो सके, तो वो तो मॉडर्नाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सके। तो एग्रीकल्चर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं बचा है, तो इसकी पूरी डिटेरियोरेशन मिलेगी। कस्टमरी राइट्स ख़त्म कर दिए हैं पीजेंट्स के, और जितनी लैंड बची हुई है उससे अपना ही गुजारा निकल जाए वही बड़ी बात थी। फेमीन जैसी कंडीशंस हम देख रहे हैं, और जो एक खेत पहले किसी फैमिली को बिलोंग हुआ करता था उसकी भी डिवीजन कर दिया, और उसमें 3 फैमिलीज़ को एडजस्ट कर दिया हुआ है इस तरह से। तो इससे भी लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। फेमीन एंड पॉवर्टी हो रही है थ्रू आउट द एरिया, ये देखो फ्रेगमेंटेड हो रहा है पूरा एरिया। और आपको अगर थोड़ी सी जोग्राफी का आइडिया है तो जब भी हम पढ़ते हैं इक्वेटर के ऊपर एक आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ में जाओगे तो देयर इज़ अ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस एरिया में धूप की जो अमाउंट होती है काफ़ी अच्छी होती है, तो यहाँ पे क्रॉप वगैरह जो है वो भी अच्छी मिलती है। कई जगह पे आप देखोगे जहाँ पे हवाएं इस डायरेक्शन में नहीं होती कि बारिश करवा सके, सूखी हवाएं चलती हैं, वहाँ भी आपको ड्राई एरियाज़ मिलेंगे, स्पेशली वेस्टर्न डायरेक्शंस में ज़्यादा होते हैं। जोग्राफी में देखेंगे चीज़, तो इन एरियाज़ में क्या हो रहा है, फ्रिक्वेंट फेमीन फैल रहे हैं, क्योंकि कॉलोनीज़ किसने बना रखी हैं, ब्रिटिशर्स ने बना रखी है। तो सारा यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो कॉलोनियल रूल है इंडिया के अंदर वो प्रेवलेंट हो रहा है, और पॉवर्टी आ रही है इंडिया के अंदर, और एग्रीकल्चर की कमर्शियलाइजेशन हुई पड़ी है। मनी लेंडर और मिडल मैन जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। टेरिबल फेमीन देखने को मिले थे 1770 के, याद करो, बंगाल वाले एरिया में, और उड़ीसा फेमीन आ जाएंगे 1866 से 1867 का टाइम पीरियड। 1858 से लेके 1900 के टाइम पीरियड में मोर देन 20 फेमीन्स, 20 बार से ज़्यादा भुखमरी हुई थ्रू आउट इंडिया, और
आप बेल्ट्स देखो, उड़ीसा वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं, बंगाल वाले एरिया की, बिहार वाले एरिया की, हाईली फर्टाइल जोन्स, ज़मीनें जहाँ पे फर्टाइल है वहाँ पे तो आपको फेमीन देखने को मिल रहा है। सोचो किस तरह से ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन करी हुई थी। और ये फेमीन जो थे ये ज़मीन की वजह से नहीं थे। अब देखा ना, लैंड तो फर्टाइल है, किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स, ह्यूमन इंड्यूस्ड एंथ्रोपोलॉजिकल जो फेमीन्स हैं वो बोल सकते हैं। क्यों हुई? बिकॉज मिसमैनेजमेंट हुई। इतनी ज़्यादा इरेलीवेंट क्रॉप्स जिससे बस कपड़ों वगैरह का फ़ायदा हो सके, कमर्शियलाइजेशन में ज़्यादा फ़ायदा हो सके, उन क्रॉप्स को उगाया गया, तो बहुत कम वेजेस दिए गए, और जिससे बैगरी बहुत ज़्यादा आज भी बैगरी आप देखते हो हर जगह पे, हर चौक के ऊपर आपको एक बैगर, एक नहीं मतलब ग्रुप ऑफ बैगर्स होता है। तो ये बैगरी इसी वजह से इमर्ज हुई थी, और फिर आदत ही पड़ गई, साइकोलॉजिकल फिनोमिना बन गया। लोग जो थे वो मैल न्यूट्रिशन होने लगे, ठीक है, न्यूट्रिशन ही प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, प्रोटीन की कमी होने लगी, क्वाशियोकर जैसी, मेरेस्मस जैसी बीमारियां फैलने लगी। ठीक है, साइंस के लेक्चर देख लेना क्या होता है क्वाशियोकर और मेरेस्मस। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स थी, फेमीन इमर्ज कर रहा था, इसको सॉल्व करने के लिए लाए गए फेमीन कमीशंस। जैसे 1866 से लेके 1867 तक सर जॉर्ज कैम्पबेल कमीशन आता है, सर जॉर्ज कैम्पबेल कमीशन। अब ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन आएगा, ऊपर कमीशंस के नाम दे देगा और पूछ लेगा कि किस चीज़ से रिलेटेड है, तो दे आर रिलेटेड टू भुखमरी, ठीक है, फेमीन से रिलेटेड है। सर जॉर्ज कैम्पबेल कमीशन आ गया, 1880 में स्टार्ची कमीशन लाया, 1897 टू 1898 में आपका लियाल कमीशन आता है, देन 1900 टू 1901 में मैकडोनल कमीशन आता है। तो ये सारे कमीशन किससे एसोसिएटेड हैं? दे आर रिलेटेड टू फेमीन यानी कि भुखमरी से रिलेटेड है। अब पॉवर्टी के लिए क्या क्या रीजंस थे, वन बाय वन इनको भी देखेंगे, बिकॉज मेंस के पर्सपेक्टिव से ये भी इंपॉर्टेंट है। पर अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, टू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।